नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के चेंबूर इलाके में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एनजी आचार्य डीके मराठे कॉलेज, जो कि कल एक वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आ चुका है। इस तरह चर्चा में आ चुका है कि पुलिस की पहरेदारी यहाँ पर एहतियातन आप देख सकते हैं, किस तरह से कानून व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना हो। तो मुंबई भी अब जो हिजाब विवाद है वो पहुंचा है और इसी कॉलेज की से जुड़ी ये खबर है। इसी दरवाजे के बाहर कुछ मुस्लिम छात्राएं कल विरोध कर रही थी कि बुर्के में उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। दरअसल कॉलेज की तरफ से यूनिफॉर्म लागू किया गया है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि 1 मई को ही बता दिया गया था छात्रों और अभिभावकों को। जो छात्राएं यहाँ पर बुर्के में पहुंची थी वो आरोप लगा रही थी कि उन्हें यूनिफॉर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे बदलने की जो इजाजत है वो कैंपस में अंदर आकर वॉशरूम में या लेडीज रूम में दी जाए, सड़क पर उन्हें बुर्का उतारने के लिए ना कहा जाए। तो हंगामा कुछ देर तक चलता रहा, वीडियो वायरल हुआ, एक्टिविस्ट यहाँ पर पहुंचे, पुलिस पहुंची और कुछ समय के बाद फैसले में थोड़ी तब्दीली की गई, लेकिन यूनिफॉर्म इन्हें अपनाना ही होगा। कॉलेज प्रशासन का क्या कहना है, क्या है ये पूरा विवाद, किस तरह से मुंबई ये हिजाब विवाद पहुंचा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हिजाब विवाद आर्थिक राजधानी मुंबई भी पहुंचा। 40 साल से भी पुराने मुंबई के जाने माने आचार्य मराठे कॉलेज ने इस साल से 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य किया है। बुधवार को कॉलेज पहुंचे छात्राओं को बुर्का उतारकर कॉलेज में प्रवेश करने को कहा गया तो विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, मुद्दे ने सियासी मोड़ पकड़ा। विरोध देख कॉलेज प्रशासन ने कैंपस में इन्हें एंट्री तो दे दी, लेकिन क्लासरूम में यूनिफॉर्म का पालन करना होगा। विवाद पर प्रिंसिपल विद्या गौरी लेले ने एनडीटीवी से बात की, बताया कि 1 मई को ही यूनिफॉर्म लागू करने की जानकारी अभिभावकों और छात्रों को दे दी गई थी और 90% लोग इससे सहमत हैं। कहा, बेवजह इसे धार्मिक रंग देने की चाल चली गई है। विरोध इस बात का था कि सड़क पर बुर्का उतारने के लिए क्यों कहा गया। हम लोग ने बुरखे के बारे में, नकाब के बारे में या स्टिकर हो या टोपी हो, किसी के बारे में किसी से भी बात नहीं की। हम लोग ने उनको इतना ही बताया कि आप कॉलेज के अंदर पैर रखते हुए जो गणवेश दिया है उसके अलावा कुछ भी न पहने। आप नकाब बाहर निकालो, आप बुर्का बाहर निकालो, ये सभी इसको धार्मिक रंग देने की कुछ संगठनों ने जो है वो चाल चली है। हम लोगों ने उनके नकाब, बुर्का, टाई ये सब भी बारे में कुछ भी बात नहीं किए। सिर्फ ये बताया है कि कॉलेज में आते हुए गणवेश ही, सिर्फ यूनिफॉर्म ही पहन के आए, बाकी कुछ न पहन का है। बट अभी जो उनकी डिमांड है उसके लिए जो है उनको वॉशरूम में बदलने की जो है अनुमति दी गई है। छात्राएं कहती हैं कि उन्हें यूनिफॉर्म से दिक्कत नहीं, सड़क पर इसे उतारने की बात से विरोध की नौबत आई। वो लोग को बोला क्या जा रहा है कि आप गेट के बाहर निकाल के आओ बुर्का, तो ये गलत बात है ना। कोई लड़की बाहर चेंज करे तो ये मेरे ख्याल से बहुत गलत है। एटलीस्ट उनको रूम तो दो निकालने के लिए, अपना चेंज करने के लिए। यूनिफॉर्म से आप लोग को कोई समस्या नहीं है? नहीं, यूनिफॉर्म क्लासरूम में आप यूनिफॉर्म ही फॉलो करेंगे, बस सड़क पे जो निकालने के लिए कहा जी यूनिफॉर्म से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस नकाब बाहर उतारना हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कोई ऐसे बाहर कैसे कोई उतार सकता है? किसी लड़की को बोला जाएगा कि बाहर चेंज करो, कौन लड़की इस बात के लिए रेडी होएगी? कोई भी रेडी नहीं होएगी इस बात के लिए। जिस कलर का ड्रेस उस कलर का एक स्कार्फ भी तो वेयर करना चाहिए ना। 100 बच्चे उसमें उन लोगों को नहीं कंफर्ट जोन होता है, हमारा कंफर्ट जोन नहीं है इसके बगैर बैठना, बात करना, पढ़ना। तो एटलीस्ट हम लोग कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्कार्फ तो अलाउ करना चाहिए ना। जो कलर का ड्रेस है वही कलर का स्कार्फ अलाउ करो, बट वो है ही नहीं। वैसे मामला अब शांत है। वायरल वीडियो की शिकायत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और वकील नदीम सिद्दीकी भी अब छात्राओं से मामले को तूल न देने की अपील कर रहे हैं। उन तमाम बच्चे और बच्चियों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात को ज़्यादा तूल ना दें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉलेज ने रूल बनाया है कि आप घर पे बुर्का पहन के आइए और क्लासरूम में यूनिफॉर्म में रहिए, उसका पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इस पूरे विवाद पर कॉलेज का स्टैंड साफ नजर आता है कि अगर किसी भी छात्र अभिभावक को यूनिफॉर्म से दिक्कत है तो वो दूसरे संस्थान का विकल्प देख सकते हैं। हालांकि अधिकांश छात्रों का कहना है कि उन्हें यूनिफॉर्म से दिक्कत नहीं, लेकिन सड़क पर जिस तरह से उन्हें बुर्का उतारने के लिए कहा गया, विवाद वहीं पर खड़ा हुआ। अभी पूरा मुद्दा शांत नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस की एहतियातन यहाँ पर तैनाती है ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था में यहाँ पर गड़बड़ ना हो। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
और भाई आपको दिखाते हैं एक अभिनेत्री को किस तरह से ड्रग्स के मामले में फंसाया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री कृष्ण परेरा शारजाह गई थी एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन देने के लिए, लेकिन एयरपोर्ट पर ही ड्रग्स के मामले में वो पकड़ ली गई। उनके परिवार ने पुलिस में शिकायत की, उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। जिस शख्स ने उनको ऑडिशन के लिए भेजा था, जब उससे जुड़ी जांच की गई तो पता चला कि बदले के लिए एक झूठी साजिश के तहत इस अभिनेत्री को फंसाया गया। सुनील सिंह की रिपोर्ट। बदला और जबरन वसूली की शिकार बॉलीवुड अभिनेत्री कृष्ण परेरा 4 महीने बाद जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। परेरा परिवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलकर पुलिस का आभार जताया। अपनी फैमिली से मिलके मुझे बहुत सेफ महसूस हो रहा है और इतना प्यार जो करते हैं मुझे, मैं भी उनको उतना ही प्यार करती हूँ और बहुत मिस किया है मैंने उनको। मैं जेल में 27 डेज़ के लिए थी और फिर 3 महीने मेरे परिवार के साथ नहीं थी। मैंने उनको बहुत मिस किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। कृष्ण परेरा ने बताया कि उन्हें अपनी बेगुनाही का पूरा भरोसा था। मैंने बहुत टाइम रो के मैंने बिताया, बहुत सोया, क्योंकि वहाँ पे सोने के अलावा कुछ करने के लिए नहीं है। बहुत टीवी देखा और मैं सोचती गई, मैं पूरे टाइम सोचती गई कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, और मैं कोर्ट को क्या बता सकती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। मैं कैसे साबित करूँ कोर्ट को कि मैं कुछ नहीं जानती ये क्यों हुआ। कृष्ण परेरा को फंसाने वाला और कोई नहीं, उनकी मां का परिचित एंथनी पॉल है। बेकरी मालिक एंथनी का कुत्ते को लेकर कृष्ण की मां से झगड़ा हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए उसने पहले शारजाह में ऑडिशन के लिए दी ट्रॉफी में ड्रग्स छिपाकर फंसाने की साजिश रची और फिर सहानुभूति दिखाकर पैसे लेकर छुड़ाने का दावा भी किया। लेकिन मामला जब पुलिस तक गया तो उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया। यहाँ पर इनकी मां ने कंप्लेन की कि इन पे जो केस हुआ है शारजाह में, वो एक्चुअली ये खुद से लेके नहीं गई थी, इन पे प्लांट किया गया था और प्लांट करने में कुछ लोगों का रोल था और उस पे हमें इन्वेस्टिगेट करके इनको जस्टिस दिलाना चाहिए। तो हमने इनका एप्लीकेशन लेके तुरंत FIR किया। हमने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू किया अप्रैल में और उसके बाद उसमें हमने तीनों आरोपी अरेस्ट किए और उसके बाद चार्जशीट किया। तो हमारा जो यहाँ का इन्वेस्टिगेशन था उसके बेसिस पर शारजाह में इनको मदद मिली और आज ये यहाँ पर हमारे साथ हैं। मुंबई पुलिस की जांच और परिवार की कोशिश से विदेशी जेल से भी छूटकर बेटी के आने से परेरा परिवार खुश तो बहुत है, लेकिन उनका कहना है ये उनके संघर्ष का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, क्योंकि आरोपी को सजा दिलाना जरूरी है। मेरी बेटी आई तो बस मैं खुश हूँ, लेकिन जो उधर का देश का बात हो गई, मेरी बेटी आई वो हाफ खत्म हुआ। अभी शुरुआत यहाँ है कि ये जेल पे है कि इसका क्या अंत होगा और इसका मतलब वो डेंजरस है सोसाइटी के लिए, क्योंकि कितने लोग को फंसा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक एंथनी और रवि ने मिलकर अभी तक कुल 5 लोगों को इसी तरह शारजाह भेजकर फंसाने की साजिश रची थी। अभिनेत्री की तरह एक डीजे को भी केक में ड्रग्स मिलाकर पकड़वा दिया था। 3 और लोगों को भी फंसाने के लिए शारजाह भेजा था, लेकिन वो बच गए क्योंकि वो अपने साथ केक और ट्रॉफी ले जाना भूल गए थे। पुलिस के मुताबिक एंथनी के पहचान वाले सभी पीड़ित हैं और कभी न कभी उनका या उनके परिवार का एंथनी से झगड़ा हुआ था, इसीलिए एंथनी ने बदला लेने के लिए इस तरह का जाल बिछाया। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब खबर नोएडा के सेक्टर 137 से, जहां बिल्डिंग के एक टावर में लिफ्ट टूटने की वजह से 60 साल की महिला की मौत हो गई। घटना शाम के करीब 4 बजे की है। आसपास के लोगों ने बताया कि लिफ्ट के गिरने से जो आवाज हुई वो किसी भूकंप की तरह थी। ट्रेन हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ट्रेन की सेफ्टी को लेकर कवच का नेटवर्क बढ़ाने में जुटी है। 3000 किलोमीटर पर कवच का काम चल रहा है। 6000 किलोमीटर के लिए तैयारी है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। ट्रेन हादसे का तोड़ भारतीय तकनीकी कवच। सिग्नल जंप हो या फिर ट्रैक पर रफ्तार बढ़ती ट्रेन के सामने या पीछे कोई दूसरी ट्रेन आ जाए तो ब्रेक हादसे को टाल देता है। अब तक 1465 रूट किलोमीटर तक सिमटा था कवच का काम, लेकिन अब 3000 रूट किलोमीटर के लिए इसे अंजाम दिया जा रहा है। कवच की ये तकनीक GPS और RFID पर निर्भर है। सिग्नल, ट्रैक और ट्रेन के इंजन में लगी ये तकनीक सूचना
सैटेलाइट के जरिए स्टेशन के कंट्रोल रूम को भेजती है और हादसा टल जाता है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर कवच लगाने के काम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 943 रूट किलोमीटर, गुजरात में 526, राजस्थान में 425, पश्चिम बंगाल में 229, बिहार में 227, मध्य प्रदेश में 216 और झारखंड में 193 रूट किलोमीटर पर काम जारी है। यही नहीं, रेलवे 6000 रूट किलोमीटर को कवच से लैस करने को लेकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। फिलहाल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में करीब 1500 रूट किलोमीटर पर और 121 ट्रेनों में ये तकनीक काम कर रही है। कवच तकनीक पर अब तक करीब 352 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं 2023-24 के लिए करीब 710 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। स्टेशन से लेकर ट्रैक के 1 किलोमीटर में इस नेटवर्क के जाल को बिछाने में करीब 50 लाख का खर्च आता है। वहीं एक ट्रेन में इस तकनीक का खर्च 70 लाख रुपए बैठता है। ट्रैक को हादसा मुक्त रखने की तकनीक का काम अब जमीन पर जोरों पर है, ताकि यात्रा शुभ भी हो और मंगलमय भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की। कई बड़े फिल्मकारों के साथ काम करने वाले नितिन देसाई का कल निधन हो गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ के अपने स्टूडियो में वो मृत पाए गए। बॉलीवुड में तो शोक है ही, सियासी हलकों में भी हलचल है और इसी को लेकर विधानसभा में सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि नितिन देसाई के मौत के तमाम पहलुओं की जांच होगी। उन्होंने कहा कि ये जानने की कोशिश होगी कि क्या उन पर किसी तरह का दबाव था, क्या उनका स्टूडियो कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। उनके स्टूडियो के संरक्षण को लेकर कानूनी राय ली जाएगी। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। एक कलावंत, एक कला दिग्दर्शक आणि त्यांचा हा मृत्यू अतिशय दुर्दैवी आहे। त्या संदर्भात चौकशी आपण करतोच आहोत। ही गोष्ट खरी आहे की काही कर्ज त्यांच्यावर झालं होतं आणि त्या कर्जामध्ये त्यांचा जो स्टुडिओ आहे, हा स्टुडिओ त्या ठिकाणी गहाण असल्यामुळे दुर्दैवाने एनसीएलटीचा जो काही निकाल आहे तो त्यांच्या विरोधात गेला होता। त्यातनंही तो सोडवण्याचा प्रयत्न ते करत होते। सन्मान्य आशिष शेलारजींनी जो विषय मांडलेला आहे एआरसीच्या संदर्भात, निश्चितपणे आशिषजी या तपासामध्ये तो अँगलही तपासण्यात येईल की कुठेही जाणीवपूर्वक वेगळ्या पद्धतीनं एआरसीच्या माध्यमातून त्यांचा स्टुडिओ कब्जात घेण्याकरता काही वेगळ्या प्रकारे दबाव बनवण्यात आला का, काही वेगळ्या प्रकारे त्यांच्यावर त्या ठिकाणी जोर जबरदस्ती करण्यात आली का, किंवा कुठे नियमाच्या बाहेर जाऊन इंटरेस्ट लावून त्याच्यामध्ये त्यांना फसवण्याचा प्रयत्न झाला का, या सगळ्या गोष्टीची चौकशी निश्चितपणे सरकार करेल। त्याचप्रमाणे एका मराठी माणसाने तयार केलेला हा स्टुडिओ आहे, अर्थात आज त्याची घोषणा करता येत नाही, पण कायदेशीर बाबी त्याच्या तपासून बघू। आणि हा नितीन चंद्रकांत देसाई यांची एक आठवण म्हणून हा आपल्याला तशाच प्रकारे कसा त्या ठिकाणी त्याचं संवर्धन करता येईल किंवा तो टेक ओव्हर करता येईल का, किंवा त्यात काय जे काही करता येईल आज त्याच्यात सांगता येणार नाही, पण त्या संदर्भातली कायदेशीर बाब देखील तपासण्यात येईल। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के चेंबूर स्थित एनजी आचार्य मराठे कॉलेज से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।